अपने समय से मुठभेड़ कर रहे एक साथ अग्निधर्मा व्यक्तित्व हमारे उपाचार्य महोदय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के रंगमंच और उसके नेपथ्य से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे सहकर्मीगण, अपने अपने माता पिता के सपनों को पंख लगाने वाले दिन रात परिश्रम लीन हमारे छात्र और छात्राएं एवं शिक्षकेतर कर्मी, सुप्रभात। आज का दिन वाकई अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारी मातृभाषा हिंदी को संविधान सभा ने वह सम्मान दिया जिसका वह हकदार थी। बड़े जद्दोजहद के बाद हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को एक स्वर से यह निर्णय लिया कि हिंदी इस संघ की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। हमारे संविधान के 17वें भाग के 343वें अनुच्छेद 1 में यह उल्लेख किया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह निर्णय लिया गया तब भारतवर्ष के कुछ राज्यों में बड़े जोर शोर से इसका विरोध शुरू हुआ, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे कुछ राज्य शामिल थे। बावजूद इसके इन वर्षों में हिंदी ने निर्विकार रूप से अपनी प्रगति की और इसकी प्रगति आज तक जारी है। सन 1953-54 में जो हिंदी पूरे विश्व में 5वें स्थान पर थी, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी 5वें स्थान पर थी, 1984 तक आते आते इसका स्थान तीसरा हो गया। 90 के दशक में यह स्थान दूसरा हो गया। आज हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाले भाषाओं में दूसरे स्थान पर है। लेकिन अभी अमेरिका के एक शोधार्थी ने शोध किया और उसने यह सिद्ध किया है कि आज की तिथि में हिंदी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है पूरे विश्व में। अगर इस बात को न भी माना जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2022 तक आते आते हिंदी चाइनीज भाषा को पीछे छोड़ देगी, और पीछे ही नहीं छोड़ देगी, हम जनसंख्या में भी चाइना को पीछे छोड़ देंगे और हिंदी भी हमारी सर्वोच्च भाषा होगी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 90 के दशक में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आने लगी, तो यह संशय उत्पन्न हो गया कि अब हमारा क्या होगा, अब हिंदी का क्या होगा, क्योंकि ये सारी कंपनियां अंग्रेजी के साथ आ रही थी। बहुत सारे चैनल के माफिया, चैनल के महारथी रॉबर्ट मैक्ग्रो स्टार चैनल के साथ भारत में आए, और स्टार चैनल ही नहीं, सोनी चैनल, स्टार चैनल सहित बहुत सारे चैनल हमारे देश में आए और वे अंग्रेजी के साथ आए। उनके सारे प्रसारण, न्यूज हो या बहुत सारे कार्यक्रम वो अंग्रेजी में प्रसारित होते थे। लेकिन यह खुशी की बात है कि कुछ ही दिनों में उन्हें घुटनों पर आ जाना पड़ा, क्योंकि उनकी टीआरपी मिल नहीं रही। आज की तिथि में बहुत सारे चैनल 80% विज्ञापन हिंदी में करते हैं, 80% से ज्यादा। पूरे विश्व में 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है और हिंदी में शोध कार्य हो रहे हैं पूरे विश्व में। और यह अत्यंत ही गर्व की बात है कि हमारी हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी निरंतर विकासशील है, और यह हमारे देश के लिए शुभ सूचना है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहां की संस्कृति होती है, और उस संस्कृति को प्रसारित करने का काम मातृभाषा करती है। आप देखिएगा, छोटा सा देश है इजराइल, कितना छोटा सा देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, बावजूद इसके उसने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी है। जापान, यह छोटा सा देश जापान, लगभग 150 छोटे छोटे द्वीपों का वह समूह है जापान। पूरे विश्व में जापान सिरमौर बना हुआ है। कल उसके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, और
जापान हो, इजराइल हो, ये जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे देशों की अपनी मातृभाषा है और ये मातृभाषा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। यह इसी मातृभाषा के कारण कोई देश शक्तिशाली होता है और यह बखूबी जानता था। कौन? मैकाले। आप जानते हैं कि कोई भी फूल अपने सौंदर्य का प्रकाशन तब तक करता है जब तक वह अपनी डाली से जुड़ा हुआ हो। कोई भी डाली हरी भरी तब तक रहती है और जब तक वह अपने स्टीम से जुड़ी हुई रहती है, अपने तने से जुड़ी हुई रहती है। कोई भी तना अपने अस्तित्व में तब तक रहता है जब तक वह अपनी जड़ से जुड़ी हुई रहती है और वह ऊर्जा ग्रहण करती है। हमारी संस्कृति हमारी मिट्टी है और हमारी भाषा हमारी जड़ है, जिसको काटने का कार्य मैकाले ने किया। वह जानता था, बहुत शातिर था वह। उसे भेजा गया, विलियम बेंटिक ने सन 1834 के आसपास उसको बुलाया यहाँ पर। कंपनी की हालत बहुत खराब थी और उसको बुलाया। उसने कहा एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करो। उसने शिक्षा नीति तैयार की। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में वह मैकाले कहता है, उसका वक्तव्य है, वह ब्रिटेन में है, ऑन रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकते हैं गूगल पर। वह कहता है कि हमने भारतवर्ष के चप्पे चप्पे को देखा छाना और वहां इतनी धन संपदाएं हैं, इतनी शक्ति है, वहां इतने ज्ञान का भंडार इतना समृद्ध है, वहां की संस्कृति इतनी वैज्ञानिक है और यह मैकाले नहीं करता है। सिर्फ जर्मनी का वह विद्वान मैक्स मूलर जो 17 वर्षों तक भारतवर्ष में वह रिसर्च करता है और वह रिसर्च करने के बाद वह कहता है कि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक संस्कृति है। यह हम साबित कर चुके हैं। इसी संस्कृति के कारण, इसी वैज्ञानिक संस्कृति के कारण भारत विश्व का सिरमौर बना बैठा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? मैकाले ने क्या किया? वह कहता है ब्रिटेन की संसद में कि यदि हमें भारतवर्ष पर लंबे समय तक शासन करना होगा तो हमें वहां की जड़ को काटना पड़ेगा। वह जड़ है वहां की संस्कृति, वहां की भाषा। हमें ऐसा वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन उनकी आत्मा अंग्रेजियत में डूबी हुई हो। वह उनकी संस्कृति, वह अपने संस्कृति से हेट करे, वह घृणा करे। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो बड़ी ही सुगमता के साथ हम वर्षों तक भारतवर्ष पर शासन करेंगे। और मैकाले ने ऐसी ही शिक्षा नीति बनाई और हिंदी को बर्बाद करने का, हमारी मातृभाषा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं है, हमारी माँ भी है। और कभी भी, हाँ, हम यह नहीं, बहुत सारे देश जहां उनकी मातृभाषा में पढ़ाई होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी नहीं जानिए, अंग्रेजी जानिए। जापानी लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। ऐसी देशभक्ति है उनमें। वो अपने देश को सबसे प्रथम स्थान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। वहां कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ऑल आर जैपनीज। रामतीर्थ गए जापान में, आपको पता होगा, आप जानते हैं। जापान में गए, वह नवरात्रा का समय था और उन्होंने सर्च किया, फल नहीं मिला। तो ट्रेन में वो कहते हैं कैसा देश है कि एक अच्छा फल भी नहीं मिल रहा है। एक ट्रेन रुकी, एक युवक गया और अपने पैसे से फल लाकर स्वामी रामतीर्थ को दिया। वे कृतज्ञ हुए। उन्होंने कहा क्या मैं दूं? कुछ मत दीजिए, बस इतना कीजिएगा कि बाहर जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में फल ठीक से नहीं मिल रहा था। ये है जापान। और हम क्या हैं? किसी से छुपी हुई बात नहीं, इस पर समय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो आज, और इतना ही नहीं, इस हिंदी के विकास में हमारे साहित्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे साहित्यकारों ने, फिल्मों ने, आपको पता होगा कि जुरासिक पार्क जब बनी तब उसने अंग्रेजी में जितना मार्केटिंग नहीं किया, उससे ज्यादा मार्केटिंग तब उसकी हो गई सिर्फ एकमात्र भाषा हिंदी में जब उसकी डबिंग हुई और उसने बहुत व्यापार किया। और आज की तिथि में जितने भी हॉलीवुड और जो भी फिल्में बनती है दूसरी भाषाओं में, हिंदी में वे डबिंग अवश्य करते हैं। यह है हिंदी की शक्ति। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हिंदी का सर्वांगीण विकास होगा और आप जैसे देश के कर्णधार इसमें महती भूमिका निभाएंगे। धूप कड़ी है, बात बड़ी है, बावजूद इसके मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा चंद पंक्तियों के साथ, एक छोटी सी कविता के साथ।
यह कविता है यादव चंद्र पांडे की। कई छात्रों ने कई बार फरमाइश की इसे सुनाने की, और इस कविता को जब आप सुनिएगा तो आपको कालिदास की याद आएगी। जिस प्रकार कालिदास ने बिंब खींचा था, प्रकृति का मानवीकरण किया था, यादव चंद्र पांडे ने भी इसी तरह करने की कोशिश की है। शीर्षक है गीतों के पहलू। ये सौभाग्य की बात है कि ये मुजफ्फरपुर के थे और परिचित से गुजर गए। गीतों के पहलू। पर्वत के मुक्त ढलानों पर निर्भीक विचरते चढ़ते बादल झुंड भेद। पर्वत के मुक्त ढलानों पर देखिए कैसा बिंब खींचा है उन्होंने। पर्वत के मुक्त ढलानों पर निर्भीक विचरते चढ़ते बादल झुंड भेद के टेर रहा वंशी पर कोई गीत प्यार का बड़ी देर से बिजली सी मुस्कान लिए निर्झरनी दौड़ी। बिजली सी मुस्कान लिए निर्झरनी दौड़ी, बात जो होते नैन किराए सांझ हो गई, बड़े जतन से हमने प्रीत सजोई है। मेरे रंगीन ख्यालों पर बारूद बिछाता कोई है। खबरदार गीतों के पहलू आग लगे ना, तेरे गीतों के चनार को दाग लगे ना, शुभ सिंधु सुनर सुहाग को खबरदार। दूसरा भी साहित्य रचना किसी भी साहित्यकार को अमर करने के लिए काफी होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी, 3 कहानियां लिखी, लेकिन एक कहानी ने उन्हें अमर कर दिया। उसने कहा था प्रेमचंद को अमर करने के लिए एक कहानी खुश की एक रात काफी है, गोदान काफी है, लेकिन ऐसी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। या एक कविता यादव चंद्र पांडे को अमर करने के लिए काफी है। देखिए बिंब, या बिंब उन सारी माताओं बहनों से जुड़ती है या भावनाएं जो इस क्रम में जीती है। बड़े सवेरे थपकी देकर पणित गांव का, बड़े सवेरे थपकी देकर पणित गांव का, मंगल का शुभ कलश ढालता पार रही माँ बिटिया की आंखों का काजल काला माहौल नैन ताल से कल उसकी बाढ़ आता है। बड़े सवेरे थपकी देकर पणित गांव का, मंगल का शुभ कलश ढालता पार रही माँ बिटिया की आंखों का काजल काला माहौल नैन ताल से कल उसकी बारात आएगी। शरद पूर्णिमा रात आएगी, रात रात भर फपक फपक कर बहन लहरिया रोई है। मेरे रंगीन ख्यालों पर बारूद बिछाता कोई है। खबरदार गीतों के पहलू आग लगे न, शुभ सिंदूर सुनर सुहाग को दाग लगे न, हाथों के कंगन को खबरदार। धन्यवाद। खूब करी है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हम हिंदी के सिपाही हैं और आने वाले समय में बहुत संघर्ष करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। और उससे पहले मैं पूजा को बुलाना चाहता हूं। आई है, आ रही है। किस प्रकार ये चंद्रधर शर्मा, आपको पता होगा हिंदी के विकास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या योगदान है, ये बताएंगी पूजा।